सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस, वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर हेडलाइंस है ना, डेली करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस। तो जहां मैं आपके साथ रोज़ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। और कुछ दिनों से मैं मैगजीन भी इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, जैसे द योजना हुआ, द कुरुक्षेत्र हुआ, इस टाइप से मैगजीन। तो आज जो मैं 4 टॉपिक आपके लिए लाया हूँ वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द हिंदू में चले आ रहा है, प्लस आपका आने वाला जो ओपीएससी मेंस या फिर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें डेफिनेटली ये सब टॉपिक हेल्प करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जैसे अनाउंस करना चाहता हूँ जो हमारा मेंस का प्रोग्राम है ना। जैसे आपको पता है रिसेंटली दिसंबर 15 को जो ओपीएससी अपना प्रीलिम्स कंडक्ट किया था, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्शन भी रेज किया, बहुत सारा आंसर की में चेंजेस आ रहा था, बट बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। वो लोग चाह रहे थे सर प्लीज़ मेंस प्रोग्राम स्टार्ट करिए। तो कौशल आईएएस एक इनिशिएटिव लिया है, हर साल लेता है, तो इस बार भी लिया है कि एक ओएस मेंस प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। डेली आंसर राइटिंग है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 20 सेक्शनल टेस्ट है, एसे टेस्ट है, ऑप्शनल टेस्ट है। इसके अलावा भी हम एक्सक्लूसिव क्लास दे रहे हैं फॉर एथिक्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, एसे, ओडिशा हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो होलसम पैकेज है आपका, क्लास के साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से जुड़ रखे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ओएस मेंस का, हम बोथ इंग्लिश एंड ओडिया मीडियम में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो जल्दी से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और ओएस जो कौशल मेंस प्रोग्राम है उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी करिए, क्योंकि यहाँ पे हम 1-on-1 मेंटोरशिप देते हैं, वैल्यू एडिशन मटेरियल देंगे, डिस्कशन फीडबैक भी आपको मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जो करंट अफेयर टॉपिक्स में। तो जो आज 4 टॉपिक्स मैंने ले रखा है, पहला जो टॉपिक है वो है आपका जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जजेस इम्पीचमेंट, सियांग प्रोजेक्ट एंड वेब्स, ठीक है। ये 4 टॉपिक को आज ब्रीफली डिस्कस करते हैं, और हर एक टॉपिक के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे रखा हूं जिसको आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ठीक है। तो आते हैं, पहला जो टॉपिक हमारा है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये बहुत पहले भी चलता था, ठीक है, बहुत पहले का न्यूज़ है, 2-3 साल पहले भी ये रिपीट हुआ था ये न्यूज़। तो अभी क्यों ऐसे ये न्यूज़ में इसलिए आ रहा है बच्चों, यूएस का जो प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी सेकेंड टर्म अपना जो वहाँ पे करेगा, तो ये जो प्रेफरेंस दिया जाता है, ये कंट्री टू कंट्री जो ट्रेड होता है, ठीक है, उसमें ये प्रेफरेंस जाता है। तो इसका मैं थोड़ा मैकेनिज्म बता देता हूँ कि 2 कंट्री के ट्रेड के बीच में क्या हिंड्रेंस होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा देखते हैं। तो सपोज मैं यूएसए या इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडिया ले लेते हैं और यूएसए ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो रेस्ट्रिक्शन 2 टाइप के बैरियर्स आते हैं, ठीक है। बैरियर्स जो होते हैं, ट्रेड बैरियर्स जो बोलते हैं उसको, ठीक है। ट्रेड बैरियर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका टैरिफ बैरियर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉन टैरिफ बैरियर। तो नॉन टैरिफ बैरियर को हम और एक चीज बोलते हैं फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है। तो जब भी जो भी 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है ना, या फिर कोई भी कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, तो ये 2 टाइप का बैरियर आ जाता है। टैरिफ बैरियर में बच्चों क्या होता है, इसमें ना कस्टम ड्यूटी वगैरह, जो टैक्स वगैरह जो होता है ना, कस्टम ड्यूटी, ये सब इम्पोज कर देता है इंपोर्टिंग कंट्री। सपोज अगर इंडिया कुछ अगर एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, तो यूएसए टैरिफ लगा सकता है उस प्रोडक्ट पे, उस गुड्स पे। टैरिफ कैसे लगाएगा, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगा, तो यूएसए में जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो महंगा हो जाएगा। या फिर यूएसए के पास और एक ऑप्शन है नॉन टैरिफ बैरियर लगाने का, उसको फाइटोसैनिटरी मेजर्स बोलते हैं। उसमें क्या करता है, यूएसए बोलेगा कि तुम्हारा इंडिया का प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर फॉलो किया नहीं गया था, प्लस कुछ भी हाइजीनिक प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो ये सब भी आता है अपार्ट फ्रॉम टैरिफ बैरियर। तो यूएसए अगर कुछ भी इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अगर कर रहा है, एग्रीकल्चर कमोडिटी अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यूएसए बोल सकता है तुम्हारा क्वालिटी अच्छा नहीं है प्रोडक्ट का, ठीक है, स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, और हाइजीन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया था इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड्स, ठीक है। तो ये जो ट्रेड बैरियर है, जो अच्छे कंट्रीज होते हैं, ठीक है, जो फ्रेंडली कंट्रीज होते हैं, तो वो लोग जो एक्चुअली जो जीएसपी, अब आते हैं जीएसपी, ठीक है। तो जीएसपी देखते हैं इसका। तो जीएसपी का बच्चों पहला है, ये जो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कौन देता है, ठीक है, डेवलप्ड नेशन देता है। किसको, डेवलपिंग नेशन को। तो पहले बात ये आपको समझना है, ठीक है, जीएसपी जो है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये देता है तुम्हारा डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन से यूएसए जो भी अपने आप को डेवलप मानता तो नहीं, ऑब्वियसली यूएसए डेवलप्ड नेशन है। ये जो प्रेफरेंस है
जनरलाइज सिस्टम ये डेवलप नेशन अकॉर्ड किसको करता है? डेवलपिंग नेशन को, जैसे हो गया इंडिया, ठीक है, अफ्रीका, ये सब को अकॉर्ड करता है। तो अगर ये स्टेटस पा जाने से, ठीक, ये जो अगर कोई डेवलपिंग नेशन को ये स्टेटस अगर अकॉर्ड कर देता है, ठीक है, जैसे मान लो अगर यूएसए इंडिया को जीएसपी स्टेटस दे देता है, ठीक है, जीएसपी स्टेटस अगर दे देता है, तो जो मैं पहले जो बैरियर का बात कर रहा था, ये दो बैरियर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो बैरियर मतलब इंडिया कुछ भी इसको एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को, तो यूएसए जो टैरिफ बैरियर प्लस नॉन टैरिफ बैरियर जो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जो बैरियर होता है ना, दैट विल बी एलिमिनेटेड इफ यूएसए हैज अकॉर्डेड व्हाट स्टेटस? जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्टेटस टू इंडिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। तो जब भी कोई नेशन, डेवलपिंग कंट्रीज को जीएसपी स्टेटस देता है, तो ऑल टाइप ऑफ बैरियर, वेदर इट इज टैरिफ बैरियर और वेदर इट इज नॉन टैरिफ बैरियर, दे गेट्स एलिमिनेटेड, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इंडिया इजीली अपना जो गुड्स से सर्विसेज से एक्सपोर्ट कर सकता है विदाउट एनी बैरियर, ठीक है। तो बट इसमें न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहते थे अपने पहले टर्म में, जो जीएसपी स्टेटस जो दिया गया था इंडिया का, उसको विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। जो जीएसपी स्टेटस जो था, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया था। फिर से ऐसा बात किया जा रहा है कि सेकंड टर्म जो डोनाल्ड ट्रंप का होगा, तो शायद तक फिर से इंडिया को जीएसपी स्टेटस मिल जाए, ताकि इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड रिलेशन है और भी आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो ये बच्चों था आपका जीएसपी पे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आते हैं फिर से स्लाइड्स पे। ठीक है, तो ये जो वाई न्यूज है, इंडिया शुड एक्सपेक्ट रेज टैरिफ एंड रिन्यूड पुश टू गेट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड एज डोनाल्ड ट्रंप गेट सेट्स टू बिगिन सेकंड टर्म। तो पहला टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो जीएसपी स्टेटस था इंडिया को विड्रॉ कर लिया था। नाउ इंडिया एक्सपेक्टिंग कि फिर से वो रिस्टोर कर दे, यूएस का जो प्रेसिडेंट है फिर से वो जीएसपी स्टेटस को रिस्टोर कर दे, ठीक है। तो यही सब है, मैंने जो समझाया आपको, डेवलप नेशन डेवलपिंग कंट्रीज को देता है, तो इसमें मैंने अच्छे से दे रखा है आपको। ये आप एज इट इज अपने मेन्स आंसर में भी कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दे दिया, उसको सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स पे आंसर कमेंट करिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो कमिंग टू नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जजेस इम्पीचमेंट। तो बच्चों ये न्यूज़ में इसलिए है ना, क्योंकि ऐसा आ रहा है कि जजेस को अकाउंटेबल कौन हेल्ड करेगा। जैसे जो नॉर्मल लेजिस्लेटर होते हैं, हमारा एमएलए एमपीज हो गया, उसको हम अकाउंटेबल कैसे हेल्ड करते हैं? नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट नहीं करेंगे, उसको हरा देंगे, है ना। अगर सपोज यहाँ का अगर एमएलए अगर काम नहीं कर रहा है, तो उसको अकाउंटेबल हम कैसे करेंगे? उसको वोट नहीं देंगे। बट ये जो अकाउंटेबिलिटी जो जजेस के केस में डिफरेंट है। अगर जजेस अपना काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है, जजेस अगर कोई जजमेंट प्रॉपर नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम अकाउंटेबल, नॉर्मल सिटीजन अकाउंटेबल ठहरा नहीं पा रहे। ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई जजेस के खिलाफ एक्शन ले पा रहा है, ठीक है। तो यही चीज इसलिए ये न्यूज में है, क्योंकि एक जस्टिस शेखर कुमार यादव फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट, ही मेड अ बायस्ड स्टेटमेंट अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। तो जैसे अगर कोई भी नॉर्मल लेजिस्लेटर हुआ या कोई नॉर्मल पर्सन हुआ, कुछ भी अगर हेट स्पीच या बायस्ड कुछ भी कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर फैलाता है न्यूज़, ठीक है, जो र्यूमर फैलाता है, उसको तुरंत सजा मिल जाता है, आईपीसी के तहत हो गए, या फिर डिफरेंट लेजिस्लेशन बने हुए हैं टू काउंटर हेट स्पीचेस एंड कम्युनल वायलेंस बिटवीन कम्युनिटीज, ठीक है। बट जजेस अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है, तो उनको अकाउंटेबल कौन हेल्ड कराएगा? ठीक है, अकाउंटेबल उनको हेल्प कराना इन द सेंस उनको पनिशमेंट या फिर उनको जो बोल सकते हैं कुछ फॉर्म ऑफ जो सस्पेंशन, तो ये सब नहीं प्रोवाइड। जजेस लोग वही चीज़ एंजॉय करते हैं, इम्यूनिटी उनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक लेजिस्लेटर और एक आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट से भी सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी जजेस लोग एंजॉय करते हैं। वो लोग को इतना इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया कि उनको अकाउंटेबिलिटी हेल्प करने का तरीका नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें एक टॉपिक मिलता है जजेस का इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब बेसिकली इट इज द रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। तो जजेस को इम्पीच करना, पहला तो जैसा क्वेश्चन आएगा आपका कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 124 डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। आर्टिकल 124 डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, ठीक है। तो जजेस इम्पीचमेंट होने के लिए बहुत एक प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है। पहला तो क्या होगा आपका, लोकसभा या राज्यसभा का मोशन पहले होगा, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट पहले पास होना पड़ेगा। लोकसभा में कितना 100 मेंबर्स रिक्वायर्ड होना, साइन करना चाहिए उस मोशन को। राज्यसभा से 50 मेंबर लिखना चाहिए और मोशन को साइन करेंगे, ठीक है। एक कमिटी बैठेगा, वो कमिटी 3 मेंबर कमिटी होता है, फिर वो देखेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर चार्जेस को वो सबमिट करेगा, और स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट का चाहिए होता है एक जज को रिमूव करने के लिए, जो कि बहुत हेक्टिक टास्क है, बहुत ही मुश्किल है। आज तक कोई भी जजेस जो हायर कोर्ट के जजेस है,
ठीक है। हायर जुडिशरी कहने का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस को आज तक एक बार भी वो लोग इम्पीच नहीं हुए। इम्पीचमेंट प्रोसीजर चला हुआ है, ठीक है, प्रोसीडिंग्स उन पे हो रखा है, इन्वेस्टिगेशन हो रखा है, बट इम्पीचमेंट नहीं हुआ उनका, ठीक है। उनको एक पोजीशन से रिमूव करना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल देखिए आप IAS ऑफिसर हो गया या कोई MP MLA हो गया, उनको तो तुरंत जैसे अगर अच्छा काम नहीं किया तो उसको हटा देंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट नहीं कर पाएंगे। बट जजेस लोग आज तक मतलब सोचने वाले हैरत वाली बात है कि आज तक एक भी जजेस इम्पीच नहीं हुआ, रिमूव नहीं हुआ है। और कितने कंट्रोवर्शियल जजेस भी हो रखे हैं जो जजमेंट भी कंट्रोवर्शियल जजमेंट किए। आज भी जैसे मुस्लिम कम्युनिटी पे ऊपर कुछ हेटेड स्पीच फैला रहे, फिर भी वो लोग अपने पोजीशन पे स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द जो प्रोसीजर जो या कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविजन लिखा गया है, मिसबिहेवियर एंड प्रूव्ड इनकैपेसिटी। तो ये जो कंडीशन है जजेस का इम्पीच होने का, तो डिफाइन किया नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने ऑब्जेक्टिव में फेल है उसको डिफाइन करने का। और सुप्रीम कोर्ट जैसे आप जानते हैं कि फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो अधिकार है कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ही तो फाइनल इंटरप्रिटर हो गया ना, तो वो लोग ही अच्छे से डिफाइन नहीं किए कि जजेस को अगर रिमूव करना है तो मिसबिहेवियर कैसे, क्या एक्शन को मिसबिहेवियर कंसीडर करेंगे, है ना, या क्या नहीं कर पा रहा है उसको हम बोलेंगे प्रूव्ड इनकैपेसिटी, ठीक है। तो ये जजेस के हाथ में ही बॉल है, जजेस का ही कोर्ट है, सोच लो जजेस का ही कोर्ट है, उसके पास बॉल है, तो इसलिए उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो टॉपिक जो मैंने कंसीडर किया, इसमें जो लिखा गया है उसको कंपेयर करोगे आप सेपरेशन ऑफ पावर से, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूटिव जुडिशरी अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग विंग है। बट ऐसा माना गया है कि एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल आराम से जुडिशरी हेल्ड करता है, बट रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव अपना ड्यूटी अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा, जुडिशरी तुरंत एक्शन ले लेगा, उसको सस्पेंड भी कर देगा, पनिशमेंट दे देगा, बट इसका रेसिप्रोकल नहीं हो रहा। अगर जुडिशरी जजेस लोग अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, जजेस लोग जजमेंट गलत पास कर रहे, जजेस लोग हेट स्पीच प्रमोट कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव फेल है, एग्जीक्यूटिव उन पे कुछ नहीं चार्ज कर सकता, ठीक है। तो दिस इज द कंट्रोवर्सी, यही टॉपिक आपका चल रहा है कि जजेस को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, इसको आप सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का बच्चों, सियांग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जब भी अभी जैसे इंडिया चाइना हमेशा तो कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, और जो बॉर्डर जो हमारा जो स्टेट्स है, ठीक है, बॉर्डर्स जो हमारे स्टेट्स है वो हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में हमेशा हाईलाइट रहता है, ठीक है। तो सियांग प्रोजेक्ट क्या है, रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्टर ने एक सियांग अपर पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, सियांग अपर जो प्रोजेक्ट है वो सियांग रिवर जो यहाँ पे जाता है, मैंने अरुणाचल प्रदेश का मैप डाला है, देखो यहाँ पर चाइना है, ठीक है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ से एक रिवर आता है दैट इज सियांग रिवर, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में ही फ्लो होता है। तो सियांग यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट बना रहा है, जैसे तुम आपका जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बोल सकते हो उसको, ठीक है, अपर प्रोजेक्ट, सियांग अपर रीजन में एक प्रोजेक्ट बना, जिससे 2 फायदा होगा इंडिया को या अरुणाचल प्रदेश को। एक तो वो प्रोजेक्ट बनाने से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और दूसरा जो है, चाइना कभी कभी क्या करता है बच्चों, अपना जो ये जो रिवर का जो चेक डैम होता है, ठीक है, वो कभी कभी खोल देता है बहुत, तो उससे क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ पानी इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में घुस जाता है, उससे फ्लडिंग का केस होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है सियांग अपर वैली प्रोजेक्ट है, उससे 2 ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा इंडिया, दूसरा जो चाइना का जो ये एक्शन होता है कभी कभी बीच में जो चेक डैम को खोल के एक्सेसिव वाटर जो फ्लो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि फ्लड का बहुत बड़ा रीजन है, वो भी काउंटर हो पाएगा, ठीक है। तो सियांग आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्योग्राफी में प्लेस और मार्क कर सकते हैं, सियांग रिवर न्यूज़ में चल रहा है, तो आपका ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सियांग रिवर कौन कौन से कंट्री या कौन कौन से स्टेट को कवर करता है। फिलहाल तो सियांग प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्यों हुआ है, सेंटर कर रखा है फॉर 2 ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो टू मेंटेन नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर ऑल ईयर राउंड एंड मिटिगेट द रिस्क ऑफ फ्लडिंग ऑफ चाइना रिलीज एक्सेस, ठीक है। तो मेन तो ऑब्वियसली इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का, जब भी देखो यहाँ पे क्या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लिखा है, ठीक है, तो जब भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है तो सब कुछ उसमें लिख देना आप, जैसे ड्रिंकिंग के लिए भी यूज हो सकता है, इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो सकता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज हो सकता है, और टू प्रिवेंट फ्लड। तो ये सब होता है बच्चों जो जो डैम बनाते हैं या फिर कोई रिवर पे हम चेक डैम या एम्बैंकमेंट इंस्टॉल करते हैं, तो ये सब काम आता है आपका, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस में, इरिगेशन पर्पस में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और प्रिवेंटिंग फ्लड।
तो रिसेंटली सियांग न्यूज़ में है, तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बोथ मैपिंग तौर पे या फिर आपका प्रीलिम्स के जो सियांग प्रोजेक्ट किस स्टेट में किया गया है, ठीक है। तो इस पे और एक जो है कल का मन की बात, शायद इमेज क्लियर नहीं लग रहा, ठीक है। तो कल हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मन की बात, जैसे हर महीने उनका एक दिन रहता है मन की बात, तो कल की मन की बात का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल लास्ट जो ईयर का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है पूरा ईयर भर का समअप किया और एक अनाउंसमेंट कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है वेव्स, ठीक है। ये जो अनाउंसमेंट है उनके लिए, जैसे आप लोग देखते हो रील इंस्टाग्राम क्रिएटर या वीडियो क्रिएटर है ना, आजकल जो इंडिया का एक फोकस आ रखा है एक अदर देन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। पहले क्या जॉब रोल था, सबको जॉब लगता था वही ऑफिस वर्क है ना, 9 to 5 वर्क का सब बिलीव करते थे जो उसमें ही जॉब। बट रिसेंटली 1-2 साल से 2 टाइप का जॉब मार्केट में बूम हो रहा है या फिर आप बोल सकते हो मार्केट में हिट हो रहा है। वो आपका है गेमिंग इंडस्ट्री, ठीक है, गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री और एक आ रहा है कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली जॉब नहीं है, एक्चुअली ये 2 चीज़ें आपका एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा जा रहा है। तो गेमिंग इंडस्ट्री आपको पता है ऑनलाइन गेमिंग का आजकल जो क्रेज है और मार्केट में जो उसका वैल्यूएशन है वो लगभग $1000 बिलियन डॉलर्स का है, ठीक है। $1000 बिलियन का मार्केट है गेमिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि सनराइज सेक्टर है। अब ये इमर्जिंग सेक्टर है, इंडिया में इसका जो पोटेंशियल टैप नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो गेमिंग सेक्टर, कंटेंट क्रिएटर आपको तो पता ही है, सब तो इंस्टाग्राम देखते ही हो गए आप लोग। तो कंटेंट क्रिएटर भी एक बहुत बड़ा अभी आने वाला जो टाइम में बहुत जॉब जनरेट करेगा, ठीक है, और बहुत ही क्रिएटिविटी का बात है ये। तो आने वाले से सब डिजिटल होने वाला है। तो ये 2 जो सेक्टर है, गेमिंग इंडस्ट्री एंड कंटेंट क्रिएशन सेक्टर है, मतलब ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि करोड्स ऑफ जॉब जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर कपल कर देंगे हम एआई के साथ तो अगेन इट इज़ अ गेम चेंजिंग फॉर इंडिया एंड फॉर जनरेटिंग ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो गलत वर्ड होगा, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स दे आर नॉट एम्प्लॉयड बट दे आर व्हाट, दे आर काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब सेल्फ बिजनेस ही कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। कंटेंट बना रहे हैं, मार्केट में पब्लिश कर रहे हैं, तो वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे। अगर कंटेंट अच्छा बना पा रहे तो इट इज़ वेल एंड गुड। सेम फॉर गेमिंग इंडस्ट्री, बहुत सारा गेमिंग डेवलप किया जा रहा है। तो ये 2 सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर है जिसकी वजह से मोदी ने कल इस पर बात कर रखा है। आइए फुल फॉर्म इसका जो वेब से बहुत अच्छा है फुल फॉर्म इन्होंने दे रखा है, क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। तो ये दुनिया का सबसे पहला समिट जो इंडिया में होगा, आज तक ऐसा समिट हुआ नहीं है, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म दिया वे, ठीक है। तो जो इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पूरा वर्ल्ड में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की इनिशिएटिव लिया है दैट दे विल हेल्ड समिट ऑन इंटरनेशनल बेसिस। एम क्या है, टू शोकेस इंडियाज क्रिएटिव टैलेंट एंड फॉस्टर ग्लोबल कोऑपरेशन इन मीडिया, गेमिंग, एनिमेशन एंड एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगेन एनिमेशन, ठीक है। तो ये सब उभरते हुए सितारे आने वाले, ठीक है। इमर्जिंग सेक्टर से गेमिंग हो गया, एनिमेशन हो गया एंड कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है। बहुत पोटेंशियल है, इसलिए ये पोटेंशियल को टैप करने के लिए गवर्नमेंट तो जरूर सपोर्ट करेगा। तो उससे पहले अवेयर कर रहा है, समिट किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि जो वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चले आ रहा है, ठीक है, ताकि जो कंटेंट क्रिएटर्स हो उनको एक डायरेक्शन मिले, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे अपना टैलेंट, जहाँ पे अपना क्रिएटिविटी शो करके जॉब जनरेट कर सकते हैं और खुद के लिए भी कुछ अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था आपको बच्चों, 4 टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और कमिंग टू जैसे हमारा एक नया बैच ऑनलाइन, हमारा जो न्यू ईयर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है 9 जनवरी, ठीक है। तो इस बैच में ये हमारा फाउंडेशन बैच रहेगा जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट, इंटरव्यू, मटेरियल्स, लाइब्रेरी फैसिलिटी, मॉक टेस्ट, सब कुछ होलसम पैकेज, सब प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो नया बैच हम अनाउंस कर रहे हैं IAS फाउंडेशन बैच 9 जनवरी से। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो होपफुली आप सेफ अपना जो न्यू ईयर है सेफली एंजॉय करें। प्लस जो OPSC जो दे रखे हैं इस बार प्रीलिम्स, उनको तो पर्सनली रिक्वेस्ट है कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि प्रीलिम्स रिजल्ट कब आ सकता है, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अपने मेंस के लिए प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।